हाय एवरीवन, इस लेक्चर के अंदर हम गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में। और हम गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो पावर्स हैं और जो उनकी पोजीशन है उसको भी डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करनी है, क्योंकि ये लेक्चर शायद थोड़ा सा लंबा रहेगा और साथ ही साथ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो इसमें कई सारे आर्टिकल्स का मैं यूज़ करूँगा, कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स रहेंगी लेकिन उनको हम बड़े ही ईजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको लेक्चर देखने से पहले एक नोटबुक लेनी है, एक पेन लेना है और एक कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाना है ताकि आपको ये लेक्चर बोरिंग ना लगे। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा है, आपको पेशेंस बना के रखना है और जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा उनको इजी वे में। लेकिन जो आपको कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ अगर इस लेक्चर में देखने को मिलती हैं, जैसे अगर आपको सेक्शंस याद नहीं आ रहे हैं या फिर आर्टिकल्स में आपको थोड़ी सी वो हो रही है क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी नज़र आ रही है, तो आपको सिर्फ राइट डाउन कर लेना है फ़िलहाल के लिए। तो आपको आखिर तक लेक्चर ख़त्म होने तक खुद ही समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले एक कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाइए, अपनी एक नोटबुक अपने साथ ले लीजिए, एक पेन अपने साथ ले लीजिए। इस लेक्चर को नोट करते जाइए, जो भी मैं बताते जा रहा हूँ अपनी सिंपल लैंग्वेज में उसको नोट करते जाइए। यहाँ पे जो लिखा है उसको भी नोट करते जाइए और थोड़ी सी पेशेंस बना के रखिए, तभी आपको ये लेक्चर आसानी से समझ आएगा। तो एक कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाइए और एक पेशेंस लेके बैठ जाइए। अगर आप हड़बड़ाहट में हैं तो आप इस लेक्चर को बाद में देखिएगा जब आपके पास टाइम होगा। तो मैं शुरू करता हूँ। जब मैं शुरू कर रहा हूँ तो आपको ये समझना है कि मैं दो लोगों का यहाँ पे डिस्कस करूँगा, एक गवर्नर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच मेन डिफरेंस क्या है। देखो, अभी तक आपको ये समझना है कि गवर्नर जो है वो स्टेट का होता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो यूनियन टेरिटरी का होता है। तो क्योंकि 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करती थी, परफेक्ट, जब आर्टिकल 370 नहीं हटा था यहाँ पे, तो तब हमारे यहाँ गवर्नर हुआ करता था। जब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना दी गई, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो गया, तो अब यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे और इनकी पावर्स डिस्कस करेंगे और इनकी पोजीशन हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनकी क्या पोजीशन है इंडिया में या फिर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ गवर्नर से। मैंने आपको बताया कि 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी गवर्नर हुआ करता था, प्री 2019 हम कह सकते हैं, जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट होती थी। गवर्नर जो होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट का मतलब ये हुआ कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो गवर्नर के पास होती हैं। सारी की सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं स्टेट की वो गवर्नर के अंदर बेस्ट की जाती हैं। सारे डिसीजंस जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन होते हैं स्टेट के वो गवर्नर के नाम से लिए जाते हैं। आप इसको रिलेट कर सकते हैं किसके साथ? प्रेसिडेंट के साथ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ नेशन होता है या फिर एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कंट्री होता है। तो आप इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कंपेयर कर लीजिए। मैंने आपको बताया था एक लेक्चर के अंदर कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या होता है, वो हेड होता है स्टेट का, मतलब पूरे देश का हेड होता है। और सारे के सारे जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन होते हैं यूनियन के, सेंटर के, वो प्रेसिडेंट के नाम से ही लिए जाते हैं। अगर कोई बिल पास होना है तो प्रेसिडेंट की मोहर लगेगी उसके ऊपर, उसका साइन होगा। अगर कोई किसी को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेगा। अगर गवर्नर को अपॉइंट करना है प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। अगर यूपीएससी के मेंबर्स को अपॉइंट करना है प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। अगर सॉलिसिटर जनरल प्रेसिडेंट करेगा। तो सारे के सारे जो डिसीजन होते हैं ना, मेन डिसीजंस, वो प्रेसिडेंट ही लेता है। लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट को दी गई है, यूनियन की, सेंटर लेवल की। लेकिन प्रेसिडेंट अपने से डिसीजन थोड़ी लेता है। प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए हमारा प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं सेंटर के लेवल पे। उसी तरीके से जो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है स्टेट का, मतलब गवर्नर जो है, गवर्नर के पास सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं स्टेट की, लेकिन वो नॉमिनल हेड है प्रेसिडेंट की तरह। मतलब कि असलियत में वो, रियलिटी में वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंजॉय नहीं करता है। मतलब कि सारे के सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस जो है स्टेट के वो गवर्नर ही लेगा। लेकिन गवर्नर किसके कहने पे लेगा? तो चीफ मिनिस्टर और जो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके कहने पे लेगा। परफेक्ट। तो मान लो कि गवर्नर की ये पावर है कि गवर्नर क्या करता है, एडवोकेट जनरल होता है जो स्टेट का, उसको अपॉइंट करता है। अब ठीक है, पर्सन ए को जो है वो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट अपॉइंट करना है, तो किसके कहने पे करेगा? क्या खुद से करेगा? नहीं। कौन कहेगा उसको? तो चीफ मिनिस्टर कहेगा। तो चीफ मिनिस्टर जो कहेगा उसको उसी को अपॉइंट करना है। तो आपको समझ आ गया, यहाँ पे अपॉइंट कर रहा है गवर्नर,
लेकिन किसके कहने पर अपॉइंट कर रहा है? चीफ मिनिस्टर के कहने पर अपॉइंट कर रहा है। जैसे कि गवर्नर क्या करता है? गवर्नर जो हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन या मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करता है, या फिर जो हमारी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके मेंबर्स को अपॉइंट करता है। किसके कहने पे करता है? चीफ मिनिस्टर के कहने पे करता है। तो सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो गवर्नर के पास हैं, लेकिन गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे ही उन पावर्स को इस्तेमाल करता है, इसलिए उसको हम नॉमिनल हेड कहते हैं। वो स्टेट का हेड तो है, स्टेट की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स उसके पास तो है, लेकिन वो अपने से उनको इस्तेमाल नहीं करता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर उसको चीफ मिनिस्टर की सलाह माननी पड़ती है, एडवाइस माननी पड़ती है। आर्टिकल 153 ये कहता है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 153 ये कहता है कि हर एक स्टेट का गवर्नर होगा, मतलब हर एक स्टेट के लिए गवर्नर प्रोवाइड करता है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 का सिंपली यही कहना है कि हर एक स्टेट के अंदर गवर्नर होगा। परफेक्ट, ठीक है। आर्टिकल 154 ये कहता है कि गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होंगी। आर्टिकल 154 ये कहता है कि सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं स्टेट की वो गवर्नर को दी जाएंगी, और गवर्नर जो है उन एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल करेगा और चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट के उसको एड एंड एडवाइस करने की कोशिश करेंगे। तो इन दो आर्टिकल्स को आपको सिंपली ये समझना है कि आर्टिकल 53 ये कहता है कि हर एक स्टेट के अंदर गवर्नर होना चाहिए, और आर्टिकल 154 जो है गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उसके साथ डील करता है। ये आ गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर के पर्सपेक्टिव में या रिस्पेक्ट में ये कहता है। अब जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का क्या? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था 2019 से पहले, और 2019 से पहले ही जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी गवर्नर हुआ करता था। तो हम जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को भी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जब गवर्नर की बात कर रहे हैं तो हम 2019 से पहले की बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट हुआ करती थी, जब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर गवर्नर हुआ करता था। तो ठीक है, हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बता दिया कि आर्टिकल 153 ये कहता है कि हर एक स्टेट के अंदर गवर्नर होना चाहिए, और आर्टिकल 154 ये कहता है कि गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होंगी। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है गवर्नर की रिस्पेक्ट में? तो जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 26 क्लॉज 1 जो है जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सिमिलर वही चीज कहता है जो आर्टिकल 153 कहता है। सेक्शन 26 क्लॉज 1 ये कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का एक गवर्नर होगा, सिंपल। उसके बाद सेक्शन 26(2) ये कहता है, सेक्शन 26 क्लॉज 2 जो है जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होंगी गवर्नर की, राइट। गवर्नर जो होगा जम्मू एंड कश्मीर का, उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होंगी। तो आई होप आपको इतना सा समझ आ गया। मैंने आपको अभी तक ये बताया कि स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो सारी की सारी गवर्नर के पास होती हैं। सारे के सारे जो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते हैं स्टेट के, वो गवर्नर लेता है। सेंटर के एग्जीक्यूटिव डिसीजंस किसके नाम से लिए जाते हैं? प्रेसिडेंट के नाम से। स्टेट के किसके नाम से लिए जाते हैं? गवर्नर के नाम से। गवर्नर के अपने से डिसीजन लेता है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में गवर्नर अपने से डिसीजन नहीं लेता है। गवर्नर को जो चीफ मिनिस्टर कहता है वही गवर्नर करता है। समझ आ गया? फिर मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 153 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि हर एक स्टेट के अंदर गवर्नर होगा। परफेक्ट। सेक्शन 26 क्लॉज 1 जो है जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट के लिए गवर्नर होगा। परफेक्ट। फिर आर्टिकल 154 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होंगी। फिर जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्शन 26 क्लॉज 2 है, वो ये कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होंगी। तो ये जो सेक्शंस हैं ये स्पेसिफिकली जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर के साथ डील कर रहे हैं। ये जो आर्टिकल्स हैं ये सारे के सारे गवर्नर्स की बात कर रहे हैं, जितने भी गवर्नर होंगे पूरे हिंदुस्तान की स्टेट्स के अंदर। तो इतना सा आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पहले गवर्नर को गवर्नर नहीं कहा जाता था। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पहले गवर्नर को सदर रियासत कहा जाता था। सदर रियासत, ठीक है। ये जो सदर रियासत हुआ करता था, इसको एमएलए चुना करते थे। जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करते थे वो इसको इनडायरेक्टली चुनते थे, राइट, सदर रियासत को। लेकिन फिर जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट लाई जाती है। उस अमेंडमेंट को कहते हैं, उस अमेंडमेंट का नाम था 6th अमेंडमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब 6th अमेंडमेंट जो जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाई जाती है 1965 में। उस अमेंडमेंट के बाद क्या होता है, सदर रियासत को रिप्लेस कर दिया जाता है और अब सदर रियासत को जो है वो गवर्नर कहा जाने लगा। ठीक है। पहले सदर रियासत हुआ करता था जिसको एमएलए चुना करते थे इनडायरेक्टली,
लेकिन इस सदर रियासत को रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में 6th अमेंडमेंट लाई गई 1965 में। अब सदर रियासत को गवर्नर कहा जाने लगा और ये जो गवर्नर था अब इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे। तो पहले सदर रियासत को कौन अपॉइंट करता था? तो जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए जो होते थे, मेंबर्स जो होते थे, वो अपॉइंट करते थे। 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का 1965 में, उसके बाद जो है सदर रियासत गवर्नर बन गया और गवर्नर को अब कौन अपॉइंट करेगा? तो अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे। गवर्नर का टेन्योर कितना होगा? तो 5 साल टेन्योर होगा। लेकिन ये 5 साल जो है, ये जो 5 साल का टेन्योर है ये कंफर्म नहीं है। 5 साल से पहले भी गवर्नर को हटाया जा सकता है, 5 साल के बाद भी गवर्नर काम कर सकता है स्टेट के अंदर। तो बेसिकली प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नर को 5 साल से पहले हटाना है या नहीं हटाना है। क्या 5 साल के बाद भी गवर्नर कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जो गवर्नर है वो इंजॉयज ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंडर गवर्नर अपना ऑफिस इंजॉय करता है। मतलब प्रेसिडेंट जब तक चाहेंगे तब तक गवर्नर जो है एक स्टेट के अंदर काम करेगा। अगर प्रेसिडेंट उसको हटाना चाहे हटा सकते हैं, उसको अगर 10 साल के लिए कंटिन्यू करना चाहिए तो 10 साल के लिए भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इतना सा समझ आ गया होगा। मैंने अब तक क्या कहा? मैंने ये कहा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पहले गवर्नर को सदर रियासत कहा जाता था, सदर रियासत को एमएलए चुना करते थे इनडायरेक्टली। 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 1965 का, जो जेएंडके कॉन्स्टिट्यूशन का था, नॉट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं, जेएंडके कॉन्स्टिट्यूशन का, जो जेएंडके कॉन्स्टिट्यूशन का 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसने सदर रियासत को गवर्नर में रिप्लेस कर दिया। अब गवर्नर को एमएलए नहीं चुनेंगे, अब गवर्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे। कितने साल के लिए करेंगे? 5 साल के लिए। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि उनको 5 साल से पहले गवर्नर को हटा देना चाहिए तो हटा सकते हैं। अगर उनको लगता है कि गवर्नर को 5 साल से आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतना सा समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे हम क्वालिफिकेशंस ऑफ गवर्नर। गवर्नर की क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? अगर किसी को जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर बनना है तो उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होंगी? सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, परफेक्ट। उसकी कम से कम 35 ईयर्स एज होनी चाहिए, 35 साल कम से कम वो होना चाहिए। वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करता है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? मतलब कोई ऐसा ऑफिस होल्ड नहीं करता है जिससे प्रॉफिट होता है। तो वो कोई नौकरी या कोई ऑफिस इस वक्त जो है वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होल्ड नहीं कर रहा है। उसके बाद ना ही वो एमएलए है ना ही एमएलसी है, मतलब जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर के हाउसेस का वो मेंबर नहीं है, ना ही वो एमएलए है ना ही वो एमएलसी है। वो एमएलए और एमएलसी नहीं होना चाहिए, वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, वो 35 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर होना चाहिए और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। आई होप इतना सा आपको समझ आ गया है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गवर्नर की ओथ के बारे में। तो गवर्नर ओथ लेता है, ओथ जिसको हम कसम कहते हैं, सुगंध कहते हैं। तो गवर्नर एक ओथ लेता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। किसके सामने गवर्नर ओथ लेता है? तो जो जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके सामने जो है वो गवर्नर ओथ लेने का काम करता है। समझ आ गया? मतलब कि जब गवर्नर अपने ऑफिस को होल्ड करने लगता है, जब अपने ऑफिस को संभालता है, उससे पहले उसको एक ओथ लेनी होती है, कसम लेनी होती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। कौन उसको वो कसम दिलवाता है, ओथ दिलवाता है? तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो उसको ओथ दिलवाते हैं, वो उसको ओथ एडमिनिस्टर करवाते हैं। अब हम बात करेंगे गवर्नर की पावर्स की। गवर्नर की क्या पावर्स हैं? जो सेक्शन 35 क्लॉज 2 है जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का, जो जेएंडके कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 35 क्लॉज 2 है, वो ये कहता है कि गवर्नर जो है वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को इस्तेमाल करेंगे चीफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के बेसिस के ऊपर। मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं गवर्नर की, वो एग्जीक्यूटिव पावर्स गवर्नर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर ही इस्तेमाल करेंगे। मतलब जो चीफ मिनिस्टर कहेंगे उन्हीं की एडवाइस के अकॉर्डिंगली गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गई बात? तो सेक्शन 35 क्लॉज 2 ये कहता है कि गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं गवर्नर अपने से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, खुद अपने से वो एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं ले सकते हैं, बल्कि चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंगली उनके कहने के मुताबिक ही वो डिसीजन लेंगे। जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या हैं गवर्नर की? सबसे पहले ऑल द डिसीजंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। सारे डिसीजंस स्टेट गवर्नमेंट के, जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो उसी के नाम से लिए जाएंगे। तो मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट कोई
ऑर्डर इशू कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है, या स्टेट गवर्नमेंट जो है कोई एक्शन कर रही है, वो उसके ऊपर नाम किसका होगा? नाम होगा गवर्नर का। सिग्नेचर किसके होंगे? गवर्नर के। तो गवर्नर का अप्रूवल हर एक डिसीजन के ऊपर चाहिए ही। सीएम इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर। गवर्नर जो है वो सीएम को अपॉइंट करने का काम करता है, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम करता है, ये उसकी एक एग्जीक्यूटिव पावर आती है। अब चीफ मिनिस्टर को क्या अपने मन से गवर्नर अपॉइंट करेगा? नहीं, चीफ मिनिस्टर उसी को अपॉइंट किया जाएगा जिसकी मेजॉरिटी होगी, राइट, जिसकी मेजॉरिटी होगी लेजिस्लेचर के अंदर, जिसके पास सबसे ज्यादा एमएलए होंगे, जिन्होंने मेजॉरिटी हासिल की है। जैसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर 90 सीट्स हैं, तो जिसके पास 46 सीट्स होंगी या 46 से ज्यादा सीट्स होंगी, उसी को चीफ मिनिस्टर बनाना है। और बाकी मिनिस्टर्स को भी गवर्नर ही अपॉइंट करता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर के कहने पे। तो जैसे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अब इलेक्शंस हुई, और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्कीना इट्टू जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, सतीश शर्मा जो कि वो भी एक मिनिस्टर हैं, तो उनको अपॉइंट किया गया गवर्नर के द्वारा। गवर्नर ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर है मतलब, लेकिन आप सिंपली समझिए कि गवर्नर ने उनको अपॉइंट किया, लेकिन किसके कहने पे किया? तो चीफ मिनिस्टर के कहने पे किया। उसके बाद ही अपॉइंट्स एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। जो स्टेट का एडवोकेट जनरल होता है, जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट का, उसको कौन अपॉइंट करता है? उसको भी गवर्नर अपॉइंट करते हैं। अब देखो, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को अपॉइंट करने की पावर किसके पास है? गवर्नर के पास है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को अपॉइंट करना एक एग्जीक्यूटिव पावर है, किसके पास है? गवर्नर के पास है। गवर्नर क्या अपने से इस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 35 क्लॉज 2 ये कहता है जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं गवर्नर की, वो गवर्नर को चीफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंगली ही इस्तेमाल करनी है। तो ये एक एग्जीक्यूटिव पावर है गवर्नर की कि वो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को अपॉइंट करेगा। लेकिन क्या वो अपने से अपॉइंट करेगा? नहीं, सेक्शन 35 क्लॉज 2 ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंगली ही वो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को अपॉइंट करेगा। तो अभी आपको समझ आ गया कि क्यों नॉमिनल हेड है गवर्नर स्टेट का। गवर्नर क्यों रियल अथॉरिटी एंजॉय नहीं करता है? क्योंकि गवर्नर के नाम से सारे डिसीजन तो लिए जाते हैं, गवर्नर के नाम से मोहर तो लगती है, लेकिन पीछे कोई डिफेक्टो अथॉरिटी कोई और है। असल में उस पावर का इस्तेमाल कोई और कर रहा है, वो है चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट के। He appoints chairman and members of state election commission। हमारा एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, हर एक स्टेट के अंदर एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है जो म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत की इलेक्शन करवाता है। जो म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत की इलेक्शन होती है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है और उसके मेंबर्स जो हैं उनको कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर अपॉइंट करेगा। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर JKPSC है, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसका जो चेयरमैन और उसके मेंबर्स जो हैं उनको भी गवर्नर अपॉइंट करता है। जो स्टेट का फाइनेंस कमीशन होता है उसके चेयरमैन और मेंबर्स को भी गवर्नर ही अपॉइंट करता है, लेकिन गवर्नर अपने से अपॉइंट नहीं करता है, चीफ मिनिस्टर के कहने पे अपॉइंट करता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर ही हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे दैट गवर्नर कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम चीफ मिनिस्टर रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और एनी अदर मैटर। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो गवर्नर होता है स्टेट का, वो कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है चीफ मिनिस्टर से। कोई भी इंफॉर्मेशन, कैसी इंफॉर्मेशन? हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कोई वो इन्फॉर्मेशन मांगना चाहता हो, कोई वो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगना चाहता हूं कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम कर रही है, या फिर किसी और मैटर के बारे में गवर्नर इंफॉर्मेशन मांग सकता है, इंफॉर्मेशन सीक कर सकता है चीफ मिनिस्टर से। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि गवर्नर के पास ये पावर है कि गवर्नर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी स्टेट गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की वर्किंग के बारे में मांग सकता है। मतलब कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से काम कर रही है, उसकी जो वर्किंग है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांग सकता है, या फिर किसी और अदर मैटर के बारे में। उसके बाद इसके अंदर आता है गवर्नर कैन आस्क चीफ मिनिस्टर टू प्लेस एनी डिसीजन टू द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इफ टेकन बाय एनी मिनिस्टर एंड, जो कि डिस्कस नहीं हुआ था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ। इस पॉइंट का मतलब ये है कि मान लो किसी एक मिनिस्टर ने ऐसा डिसीजन लिया है जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में डिस्कस नहीं किया गया था। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं
उसमें कई सारे मिनिस्टर होते हैं, उसी को हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। भाई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उसमें कई सारे मिनिस्टर होते हैं, 6-7 मिनिस्टर उसके अंदर होते हैं, या 7-8-10 जितने भी होते हैं। तो मान लो कि किसी एक मिनिस्टर ने, मान लो ये मिनिस्टर है, इसने कोई डिसीजन ले लिया इसने ए, खुद से डिसीजन ले लिया, बाकी मिनिस्टर्स के साथ डिस्कस नहीं हुआ था, तो गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर को ये कह सकता है कि जो डिसीजन इस मिनिस्टर ने अपने से ले लिया है और बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ डिस्कस नहीं किया है, उस डिसीजन को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंसीडरेशन में लाया जाए और उसको डिस्कस किया जाए। तो सिंपली ये कहने का मतलब ये है कि गवर्नर ये कह सकता है चीफ मिनिस्टर को कि कोई ऐसा डिसीजन जो किसी एक इंडिविजुअल मिनिस्टर ने लिया है, किसी एक सिंगल मिनिस्टर ने लिया है, लेकिन वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर डिस्कस नहीं किया गया है, उस डिसीजन को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर डिस्कस किया जाए। उसके बाद इसके अंदर आता है ही कैन रिकमेंड प्रेसिडेंट फॉर द इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन स्टेट। ये सबसे मेन पावर आती है गवर्नर की। गवर्नर जो है प्रेसिडेंट को ये रिकमेंड कर सकता है कि स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को इंपोज कर दिया जाए। अगर स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली रन नहीं हो रही है तो प्रेसिडेंट को ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट को गवर्नर ये रिकमेंड कर सकता है कि स्टेट के अंदर क्या कर दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगाई जाए, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पावर है जो कि गवर्नर होल्ड करता है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकता है कि स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगा दी जाए और वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रही है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया जा रहा है। उसके बाद इसकी आती है लेजिस्लेटिव पावर्स। अब गवर्नर की क्या लेजिस्लेटिव पावर्स हैं? तो लेजिस्लेटिव पावर्स मतलब लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंगली या लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंगली उसकी क्या पावर्स हैं, मतलब लेजिस्लेचर के कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहले आपको ये समझना है कि गवर्नर जो है वो लेजिस्लेचर का इंटीग्रल पार्ट होता है। J&K लेजिस्लेचर का या स्टेट लेजिस्लेचर का गवर्नर जो है वो इंटीग्रल पार्ट है। हालांकि वो MLA या MLC नहीं है, वो किसी हाउस का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी वो लेजिस्लेचर का इंटीग्रल पार्ट होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट होता है। प्रेसिडेंट ना ही MP होता है लोकसभा का ना राज्यसभा का, लेकिन फिर भी वो इंटीग्रल पार्ट होता है पार्लियामेंट का। एंड सेम गोस विद गवर्नर एट स्टेट लेवल एज वेल। गवर्नर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इवन दो ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद गवर्नर एड्रेसेस असेंबली एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर। गवर्नर क्या करता है, जैसे ही इलेक्शन हुई, इलेक्शन के बाद सरकार बन गई, अब जो पहला सेशन है लेजिस्लेटिव असेंबली का या लेजिस्लेचर का, उस सेशन को गवर्नर एड्रेस करता है। तो गवर्नर सबसे पहले आता है, मान लो अभी क्या हुआ, अभी सरकार बनी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला की, तो जो पहला सेशन था उस पहले सेशन को एड्रेस किया गया किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसको एड्रेस किया, तो पहले सेशन को वो एड्रेस करता है गवर्नर, और उसी के साथ साथ हर साल का पहला सेशन भी वो एड्रेस करता है। तो सिंपली वो सरकार बनने के बाद, इलेक्शन होने के बाद जो असेंबली का पहला सेशन होता है उसको भी वो एड्रेस करता है, और एक पहले साल का पहला सेशन जो है, मतलब एक साल का जो पहला सेशन होता है उसको एड्रेस करता है। तो जैसे 5 साल की सरकार होती है, सिंपली आप इसको ऐसे समझिए, मान लो 1 2 3 4 5, ये 5 साल हैं, ठीक है। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और 5वां साल। मान लो सरकार बन गई, ठीक है, इलेक्शंस हो गई, और इलेक्शंस के बाद जो पहला सेशन था असेंबली का उसको गवर्नर ने एड्रेस किया। अब गवर्नर ने एड्रेस किया, अब जो इस साल का पहला सेशन है उसको गवर्नर ने एड्रेस कर दिया। अब दूसरे साल का जो पहला सेशन होगा उसको भी गवर्नर एड्रेस करेगा, तीसरे साल का पहला सेशन उसको भी गवर्नर एड्रेस करेगा, चौथे साल का पहला सेशन उसको भी गवर्नर एड्रेस करेगा, और 5वें साल का पहला सेशन उसको भी गवर्नर एड्रेस करेगा। तो इस तरीके से वो हर पहले सेशन को एड्रेस करता है, साल के पहले सेशन को, और इलेक्शन के बाद भी पहले सेशन को एड्रेस करने की कोशिश करता है, एड्रेस करता है। ही होल्ड्स द राइट टू समन और प्रोरोग द स्टेट लेजिस्लेचर व्हेन रिक्वायर्ड। वो स्टेट लेजिस्लेचर को समन भी कर सकता है और प्रोरोग भी कर सकता है। समन मतलब बुला सकता है कि आप मिलिए, आप सेशन कंडक्ट कीजिए, तो वो समन करना क्या होता है? बुलाना।
तो मान लो स्टेट लेजिस्लेचर अभी काम नहीं कर रहा है, तो गवर्नर जो है उसके पास ये राइट है, वो कभी भी स्टेट लेजिस्लेचर को समन कर सकता है, दोनों हाउसेस को समन कर सकता है कि दोनों हाउसेस बैठ जाइए, उनको बुलाया जा सकता है और उनको प्रोरोग भी किया जा सकता है। प्रोरोग मतलब अगर सेशन चल रहा है तो उसको एंड भी किया जा सकता है, उसको खत्म भी किया जा सकता है। He has power to dissolve legislative assembly, वो legislative assembly को dissolve कर सकता है। He can nominate 2 women in legislative assembly, वो 2 महिलाओं को legislative assembly के अंदर nominate कर सकता है। अगर उसको लगता है कि जो महिलाएं हैं वो उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हो रही है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, वुमेन का अंडर रिप्रेजेंटेशन है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, अगर उनका अंडर रिप्रेजेंटेशन है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, अगर गवर्नर को ये लगता है कि महिलाएं चुन के नहीं आई है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, तो वो 2 महिलाओं को नॉमिनेट कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। उसके बाद गवर्नर कैन नॉमिनेट 8 मेंबर्स टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, 8 लोगों को वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नॉमिनेट कर सकता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली जो है लोअर हाउस है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है अपर हाउस है। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर के केस में जो है वो लेजिस्लेटिव और असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करती हैं। तो क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर 2019 से पहले बाई कैमरल हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर का लेजिस्लेचर, तो यहां पे 2 हाउसेस हुआ करते थे, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर तो वो 2 महिलाओं को नॉमिनेट कर सकता है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर भी वो 8 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है। वो 8 लोग जो हैं वो हो सकता है कोई उनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा हो साइंस के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में, सोशल सर्विसेज के फील्ड में, जो एमिनेंट पर्सन्स हों, जो एक्सपर्ट्स हों, उनको वो नॉमिनेट कर सकता है। He can send मैसेज टू एनी हाउस इन केस ऑफ बिल पेंडिंग इन लेजिस्लेचर। अगर कोई बिल पेंडिंग है लेजिस्लेचर के अंदर कोई बिल पेंडिंग है, मतलब बिल अभी पास नहीं हो रहा है, वो वैसे ही पड़ा हुआ है, तो वो गवर्नर जो है वो 2 हाउसेस में से किसी भी हाउस को मैसेज सेंड कर सकता है कि उस बिल के ऊपर जो है काम किया जाए, उसको पास किया जाए, या फिर उसको रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर दो। If speaker and deputy speaker are absent, he can appoint any other member to preside the house. अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर absent हैं, वो हाउस के अंदर नहीं है, वो absent हैं, तो वो किसी और दूसरे मेंबर को अपॉइंट कर सकता है स्पीकर की पोस्ट पे, ताकि हाउस को प्रिसाइड किया जाए, हाउस को चलाया जाए। बिल रिक्वायर्ड हिज असेंट, किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए उसकी गवर्नर की असेंट चाहिए ही होती है। तो अगर एक बिल है जिसको दोनों हाउसेस ने पास कर लिया है, ये बिल ही रहेगा, ये कानून तब तक नहीं बनेगा जब तक गवर्नर इसके ऊपर अपनी असेंट नहीं देगा। इशू ऑर्डिनेंसेस व्हेन लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, गवर्नर ऑर्डिनेंसेस इशू करने का काम करता है जब लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता है, जब लेजिस्लेचर का सेशन नहीं चल रहा है, तो उस वक्त अगर कोई लॉ इमरजेंसी में बनाना पड़ रहा है, कोई ऑर्डर निकालना पड़ रहा है इमरजेंसी में, तो गवर्नर वो ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकता है। ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं? ये भी एक तरीके का कानून ही होता है, लॉ होता है। तो बिना लेजिस्लेचर में अगर लॉ बनाना है आपको, तो क्या होता है? पहले बिल आता है, प्रपोजल आता है, उसके ऊपर वोटिंग होती है, वो पास होता है, फिर वो लॉ बनता है जब गवर्नर की असेंट मिलती है। लेकिन टेम्परेरी बेसिस के ऊपर भी जो है वो ऑर्डिनेंस इशू करके कोई लॉ बनाया जा सकता है गवर्नर के द्वारा, अगर लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है। लेकिन जैसे ही फिर लेजिस्लेचर सेशन में आता है तो उस ऑर्डिनेंस को पास करना पड़ता है, रेटिफाई करना पड़ता है, अदरवाइज वो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाता है। उसके बाद प्रेजेंट्स एनुअल रिपोर्ट ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पीएससी मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट एफसी मतलब स्टेट फाइनेंस कमीशन, और कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये जो स्टेट पीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो है जम्मू कश्मीर के रिकॉर्डिंग, वो स्टेट लेजिस्लेचर के आगे वो रख सकता है, उसको जो है वो प्रेजेंट कर सकता है। तो जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक रिपोर्ट दी होती है अपनी, है ना, कई सारी चीज़ों के ऊपर, फाइनेंस कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट दी होती है कि क्या करना चाहिए, रिकमेंडेशंस वगैरह होती हैं। कैग जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जो अकाउंट्स की ऑडिटिंग वगैरह करते हैं जम्मू कश्मीर के रिलेटेड, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी होती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कोई रिकमेंडेशंस हैं, कोई सुधार लाने हैं। उन सभी रिपोर्ट्स को असेंबली के आगे रखा जाता है, लेजिस्लेचर के आगे रखा जाता है, और उन रिपोर्ट्स को फिर लेजिस्लेचर के आगे अगर रखा जाता है तो लेजिस्लेचर के पास डेटा वगैरह आ जाता है, फिर उसके ऊपर कोई लॉ बनाया जा सकता है, इंप्रूवमेंट्स लाई जा सकती हैं, वो सब किया जा सकता है। डिसाइड्स इशू ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। अगर कोई ऐसा मैटर है, मतलब कि अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन का इशू है स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर का, मतलब कि मान लो कि एमएलए जो है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, उसको डिस्क्वालीफाई करना है, या फिर एमएलसी को डिस्क्वालीफाई करना है, तो वो जो इशू है वो इलेक्शन कमीशन के साथ डिस्कस करता है, और फिर इस
इस निचोड़ के ऊपर वो लोग पहुंचते हैं कि क्या उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मान लो एक एमएलए है, उस एमएलए के ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं कि वो एमएलए जो है माल प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व था, वो इनसॉल्वेंट था, या फिर वो एमएलए जो है वो मेंटल हो गया है। अब उसको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। अब उसको डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है, या फिर मान लो कि एमएलए जो है उन्होंने इलेक्शंस जीती हैं, रिगिंग करके जीती हैं या फिर फ्रॉड करके जीती हैं, तो उसको अब डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है, वो गवर्नर इलेक्शन कमीशन के साथ डिस्कस करेगा और उसके बाद फिर फैसला लिया जाएगा। तो आई होप कि आपको उसकी लेजिस्लेटिव पावर्स भी अब समझ आ गई हैं। अब थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना, उसकी पावर्स भी यही है, उसकी पावर्स भी यहीं पे डिस्कस हो रही है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का जब टॉपिक आएगा तो वहां पे मैं उसकी सेपरेट पावर्स डिस्कस नहीं करूंगा, उसकी भी यही पावर्स हैं। अगर एक दो उसकी अलग पावर होगी तो मैं डिस्कस कर दूंगा। तो ये मत समझना कि ये इतना लंबा लेक्चर हो गया और अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी डिस्कस करना है, उसकी पावर्स को भी डिस्कस करना है, तो इस हिसाब से तो वो हो गया नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी यही पावर्स हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर की कुछ अलग पावर्स जो होंगी तो मैं आपको आगे बता दूंगा। एक दो थोड़ा सा डिफरेंस है, एक दो पावर्स का डिफरेंस होगा, बाकी सेम ही है। तो आई होप कि आपको लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो गवर्नर की समझ आ गई है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल पावर्स ऑफ गवर्नर। अब गवर्नर की कुछ फाइनेंशियल पावर्स हैं, फाइनेंस के रिलेटेड कुछ पावर्स हैं, जैसे कि सबसे पहले इसके अंदर आता है इंश्योर्स प्रेजेंटेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर असेंबली एनुअली। तो गवर्नर जो है वो ये इंश्योर करता है कि जो हमारा बजट है, जो जिसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, ये बजट जो है वो असेंबली के सामने हर साल जो है इसको प्रेजेंट किया जाए। तो हर साल जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो असेंबली के सामने आएगी, बजट असेंबली के सामने आएगा, उसके ऊपर डिस्कशन होगी और फिर बजट पास होगा। तो हर साल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बजट जो है वो असेंबली के सामने आना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। ये गवर्नर इंश्योर करने का काम करता है। बजट को प्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, लेकिन प्रेजेंट हर साल होना चाहिए, इसको इंश्योर कौन करता है? ये गवर्नर करते हैं। मनी बिल्स एंड फाइनेंशियल बिल्स कुड बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। अगर आपको मनी बिल या फाइनेंशियल बिल इंट्रोड्यूस करना है असेंबली के अंदर, तो वो तभी इंट्रोड्यूस होगा जब गवर्नर उसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन देंगे। गवर्नर की प्रायर रिकमेंडेशन होनी चाहिए फाइनेंशियल बिल और मनी बिल के ऊपर। तो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले गवर्नर का उसके ऊपर रिकमेंडेशन होना चाहिए, प्रायर रिकमेंडेशन होना चाहिए। इसलिए अक्सर हम देखते हैं कि जब मनी बिल और फाइनेंशियल बिल पास हो जाता है तो गवर्नर उसके ऊपर अपनी असेंट दे देता है, क्योंकि वो उसकी रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर ही इंट्रोड्यूस होता है। उसके बाद इसके अंदर आता है अपॉइंट्स चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। गवर्नर जो है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और बाकी मेंबर्स को अपॉइंट करता है 5 साल की टर्म के लिए। ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, ये म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के जो फाइनेंस वगैरह होते हैं उनकी ऑडिटिंग करने का काम करता है, उनको देखने का काम करता है। उसके बाद स्टेट कंटीजेंसी फंड जो है वो गवर्नर के डिस्पोजल के अंडर होता है। मतलब कि स्टेट का एक कंटीजेंसी फंड होता है, इमरजेंसी के लिए एक फंड होता है कि अगर इमरजेंसी आ जाए कहीं पे तो वहां पे पैसा खर्च करना पड़ता है। तो वो जो फंड होता है वो गवर्नर के डिस्पोजल के अंडर होता है। गवर्नर ही कंटीजेंसी फंड को खर्च करने का काम करता है। जैसे हमारा नेशनल लेवल पे सेंटर का एक कंटीजेंसी फंड होता है जिसको प्रेसिडेंट खर्च करता है, प्रेसिडेंट के डिस्पोजल के अंडर वो होता है। उसी तरीके से गवर्नर के डिस्पोजल के अंडर जो है वो स्टेट का कंटीजेंसी फंड होता है। उसके बाद हमारे पास आता है जुडिशियल पावर्स ऑफ गवर्नर। अब गवर्नर की कुछ जुडिशियल पावर्स हैं, जैसे कि चीफ जस्टिस और जो अदर जजेस हैं स्टेट हाई कोर्ट के, उनको जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन गवर्नर के साथ कंसल्टेशन उसको करनी पड़ती है। तो जो हमारे हाई कोर्ट के जजेस हैं और जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन कंसल्टेशन जो है वो गवर्नर के साथ भी करना होता है, गवर्नर के साथ भी सलाह करनी पड़ती है। द गवर्नर अपॉइंट्स डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड अदर जजेस ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स विद कंसल्टेशन ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेस के डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं या फिर हमारे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जजेस होते हैं, उनको अपॉइंट करने का काम भी गवर्नर ही करता है, लेकिन हाई कोर्ट जो होता है स्टेट का, उसकी कंसल्टेशन के साथ। तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जजेस होते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जजेस होते हैं, और जो हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर जजेस होते हैं, उनको भी गवर्नर अपॉइंट करता है, लेकिन स्टेट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ। उसी के साथ साथ जो गवर्नर है वो ट्रांसफर भी कर सकता है और प्रमोट भी कर सकता है जो डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जजेस हैं उनको। उसके बाद ही कैन ग्रांट पार्डन्स, रिप्रीव्स, रिस्पाइट्स एंड आल्सो कुड रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन फॉल्स अंडर स्टेट एग्जीक्यूटिव। गवर्नर क्या कर सकता है? किसी की भी सजा कम कर सकता है। सजा अगर हार्श है, बड़ी मुश्किल सजा है, कठिन सजा है, तो उसको जो है वो सिंपल मतलब इतनी हार्श से जो है वो आप ये कह सकते हैं कि नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकता है। किसी की सजा को कम कर सकता है, किसी की सजा को माफ़ कर सकता है।
तो किसी की डेथ सेंटेंस को जो है वो पोस्टपोन कर सकता है। तो ये सब पावर्स भी उसके पास आती है। जो भी मतलब एक स्टेट के अंदर किसी ने अगर क्राइम किया है या किसी मतलब एक स्टेट के अंदर किसी की भी सजा को कम कर सकता है, हार्श से नॉर्मल कर सकता है, जो है वो उसको सस्पेंड कर सकता है उसकी डेथ सेंटेंस को। लेकिन प्रेसिडेंट की तरह जो है वो किसी की डेथ सेंटेंस को पैडन नहीं कर सकता है। मतलब किसी को अगर फांसी होनी है, किसी को डेथ सेंटेंस होनी है तो उसको वो माफ नहीं कर सकता है। उसके बाद ही अपॉइंट पीपल टू स्टाफ स्टेट लेवल जुडिशियल सर्विसेज इन कंसल्टेशन विद स्टेट हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। वो क्या करता है, गवर्नर क्या करता है, जो स्टेट लेवल जुडिशियल सर्विसेज होती हैं, जो स्टेट के लेवल पे जुडिशियल सर्विसेज होती हैं जिसमें जुडिशरी के अंदर लोग अपॉइंट होकर आते हैं, उनके मेंबर्स को अपॉइंट कर सकता है हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ या फिर और उसी के साथ साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की कंसल्टेशन के साथ। ये कुछ पावर्स हैं जुडिशियल पावर्स किसकी, गवर्नर की। उसके बाद आइए हम डिस्कस करते हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर। अब ये जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं गवर्नर की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको पता होनी चाहिए। ये जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं इसके ऊपर हमें डिस्प्यूट भी देखने को मिलता है, इनका हमें मिसयूज़ भी देखने को मिलता है और इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हमें देखने को मिलती है, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ये जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स का मतलब क्या है, ऐसी पावर्स जो गवर्नर अपने आप से इस्तेमाल कर सकता है। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है ऑन इट्स ओन। डिस्क्रिशनरी मतलब ऑन इट्स ओन, ऐसी पावर्स जो गवर्नर अपने से इस्तेमाल कर सकता है, जो जिसके ऊपर उसको किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको कौंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या यूनियन गवर्नमेंट की एडवाइस के ऊपर जो है वो इनका इस्तेमाल करना है। इन पावर्स को वो अपने आप से इस्तेमाल कर सकता है। ये डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं गवर्नर की। प्रेसिडेंट की भी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर्स को एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली ये लिखा नहीं गया कि ये पावर्स प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। बट व्हेन इट कम्स टू गवर्नर, गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स क्लियरली मेंशन की गई हैं। आर्टिकल 163 गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं उनको क्लियरली बताता है। आर्टिकल 163 ये कहता है कि गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस के ऊपर काम करना है जब तक कि उसको अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल ना करना पड़े। तो आर्टिकल 163 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स को एक्सप्लिसिटली मेंशन करने की कोशिश करता है। जैसे कि आर्टिकल 200 है, आर्टिकल 200 रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर प्रेसिडेंट की बात करता है। तो सबसे पहली डिस्क्रिशनरी पावर क्या है गवर्नर की, कि गवर्नर आर्टिकल 200 के अंडर, आर्टिकल 200 के अंडर जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कोई बिल पास किया जाता है उसको प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए रिजर्व कर सकता है। तो मान लो स्टेट लेजिस्लेचर ने एक बिल पास किया, एक बिल पास किया, ठीक है। ये जो बिल है, मान लो स्टेट लेजिस्लेचर ने क्या किया, एक बिल पास किया। ये जो बिल है ये पास हो गया। अब ये गवर्नर के पास जाएगा असेंट के लिए। अब जब ये गवर्नर के पास जाएगा असेंट के लिए, गवर्नर के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। गवर्नर इसके ऊपर अपनी असेंट दे भी सकता है, इसके ऊपर अपनी असेंट नहीं भी दे सकता है, और उसको वो प्रेसिडेंट के लिए भी रिजर्व कर सकता है कि प्रेसिडेंट उसके ऊपर जो है वो प्रेसिडेंट उसको देखेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि ये बिल पास होगा या नहीं होगा। तो आर्टिकल 200 का इस्तेमाल करके गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के लिए बिल्स को रिजर्व कर सकता है। अब होता क्या है कि ये जो आर्टिकल 200 है ये भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया है आज के टाइम पे। अभी तमिलनाडु और जो गवर्नर है तमिलनाडु का, उनके बीच डिस्प्यूट चल रहा है। तमिलनाडु का गवर्नर क्या करता था, बार बार जो तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा या लेजिस्लेचर के द्वारा बिल पास किए जाते हैं उनको गवर्नर क्या करता था, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देता था या उसके ऊपर कोई फैसला ही नहीं लेता था। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का कुछ दिन पहले वर्डिक्ट आया, आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारे पास आर्टिकल 142 के तहत कंप्लीट जस्टिस करने की पावर है। तो वहाँ पे कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी गई गवर्नर को। ये कहा गया कि गवर्नर को गुड फेथ में एक्ट करना है, गवर्नर को पॉलिटिकल तरीके से एक्ट नहीं करना है, गवर्नर को जो बिल्स हैं उनको जल्दी से वापस भेजना है। तो कई सारी चीज़ें डिसाइड की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है, लेकिन इसको आप अगर याद ना भी रखें जो सुप्रीम कोर्ट ये सब है, आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 200 का इस्तेमाल करके गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए बिल को रिजर्व कर सकता है। उसके बाद आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके या फिर जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 92 जो है उसका इस्तेमाल करके गवर्नर क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड कर सकता है स्टेट के अंदर। तो अगर स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो जाए, अगर फेलियर हो जाए किसका, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का मतलब कि अगर
जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं कर रही है, तो आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके या सेक्शन 92 का इस्तेमाल करके गवर्नर प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंड कर सकता है, प्रेसिडेंट को ये रिकमेंड कर सकता है कि इस स्टेट के अंदर जो है प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए और सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स जो है वो फिर प्रेसिडेंट के पास आ जाती हैं या फिर यूनियन गवर्नमेंट के पास आ जाती हैं। तो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, उसके लिए रिकमेंड कौन करता है? गवर्नर करता है। और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर तो काफी बार गवर्नर रूल और प्रेसिडेंट रूल लगता रहा है। उसके बाद थर्ड इसके अंदर आता है गवर्नर कैन डिसमिस काउंसिल मिनिस्टर इन केस दे फेल टू प्रूव कॉन्फिडेंस ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स असेंबली के फ्लोर के ऊपर कॉन्फिडेंस को प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो उस वक्त गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है। तो कॉन्फिडेंस प्रूफ करने का मतलब क्या होता है? मान लो अभी हमारे यहाँ उमर अब्दुल्ला की सरकार चल रही है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम कह सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कुछ इनके पार्टनर्स हैं, एलाइज हैं इनके, कुछ जैसे कुछ इंडिपेंडेंट एमपीज़ हैं, कुछ इंडिपेंडेंट एमपीज़ हैं, कांग्रेस ने भी इनको सपोर्ट किया है। तो इनकी सरकार चल रही है, मतलब कि इनके पास 45 प्लस सीट्स हैं, 45 प्लस सीट्स का आंकड़ा इनके पास है, तभी ये सरकार चला पा रहे हैं। मान लो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में से 45 में से जो मतलब कि 45 प्लस सीट्स इनको चाहिए, मान लो कि 50 के आसपास लोग इनके साथ अभी हैं, इनको 45 से ऊपर लोग चाहिए। मान लो कि 10 इंडिपेंडेंट लोगों ने इनको सपोर्ट दिया था, अब ये 10 इंडिपेंडेंट लोग जो हैं वो सपोर्ट इनको नहीं करते हैं, 10 इंडिपेंडेंट लोग जो हैं वो भाग जाते हैं, वो इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इनके पास कितनी सीटें बची? 40 सीटें बची, 45 इनको चाहिए थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये असेंबली के फ्लोर के ऊपर कॉन्फिडेंस को लूज कर गए, ये मेजॉरिटी लूज कर गए। तो इस केस में क्या होगा? गवर्नर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसको डिसॉल्व कर सकती है। राइट, समझ आई बात? बात ये है कि मान लो नेशनल कॉन्फ्रेंस की और उनके जो पार्टनर्स हैं उनकी सरकार चल रही है, जैसे क्या बोलते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मतलब 45 से ऊपर सीट्स हैं, मान लो 50 सीट्स उनके पास हैं। 50 सीट्स में से 10 इंडिपेंडेंट एमपीज ने उनको सपोर्ट दिया है और 5 कांग्रेस के एमएलएज ने उनको सपोर्ट दिया है। 10 इंडिपेंडेंट एमएलएज ने उनको सपोर्ट दिया है और 5 कांग्रेस के एमएलएज ने इनको सपोर्ट दिया है। तो इनके पास हो गए टोटल 15 एमएलएज जिन्होंने बाहर से इनको सपोर्ट किया है। मान लो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने सिर्फ 35 ही एमएलए थे, टोटल इनके पास 50 सीटें हो गई। तो इसका मतलब इन्होंने सरकार बना दी, क्योंकि 45 से ऊपर का आंकड़ा चाहिए आपको सरकार बनाने के लिए। मान लो कांग्रेस और इंडिपेंडेंट लोग जो हैं ये इनकी अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, ये अभी ये कह रहे हैं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इनके पास कितने लोग बच गए? 35 बच गए। 45 से ज़्यादा चाहिए थे, 45 चाहिए थे कम से कम। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये अपनी मेजॉरिटी लूज कर गए हैं, उमर अब्दुल्ला और उनका जो सरकार है वो अपनी मेजॉरिटी लूज कर गई है। तो उस केस में गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, सरकार को डिसॉल्व कर सकते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? मान लो कि उन्होंने सरकार को, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनको डिसमिस कर दिया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब जितने मिनिस्टर थे, जो चीफ मिनिस्टर थे, वो सरकार गिर गई। तो अब क्या होगा? रिजल्ट इसका ये होगा कि गवर्नर जो है वो अपोजिशन किसी पार्टी को मौका देंगे कि आप अपनी मेजॉरिटी प्रूफ कीजिए। तो जैसे कि मान लो कि दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? बीजेपी है। बीजेपी के पास 39 सीट्स थी, तो बीजेपी को मौका दिया जा सकता है गवर्नर के द्वारा कि आप अपनी मेजॉरिटी प्रूफ कर सकते हैं। तो हो सकता है कि बीजेपी जो है वो इंडिपेंडेंट एमएलएज के साथ जो है वो बातचीत करे, कांग्रेस के साथ बातचीत करे कि आप हमारे साथ आ जाइए, ये वो। और मान लो कि बीजेपी ने अपनी मेजॉरिटी प्रूफ कर ली, बीजेपी के साथ ये इंडिपेंडेंट एमएलएज आ गए और कांग्रेस के भी एमएलएज आ गए, और मान लो कि बीजेपी के पास टोटल अब 54 जो है वो एमएलएज हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी को मौका दिया गया था सरकार बनाने के लिए कि आप सरकार बना सकते हैं, आप मेजॉरिटी प्रूफ कर सकते हैं। तो इसका मतलब बीजेपी की सरकार बन गई। या फिर गवर्नर क्या कर सकते हैं? पूरी की पूरी असेंबली को ही डिसॉल्व कर सकते हैं और नई इलेक्शंस करवा सकते हैं, नई इलेक्शंस के लिए कॉल कर सकते हैं। तो ये भी एक डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर के पास। सिंपली मैंने आपको ये समझाया कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अगर सरकार अपनी मेजॉरिटी लूज कर जाती है फ्लोर ऑफ हाउस के ऊपर, तो उस वक्त गवर्नर जो है उस सरकार को डिसमिस कर देते हैं। फिर दूसरी किसी पार्टी को मौका दिया जाता है, अपोजिशन पार्टी को वो मौका दे सकते हैं कि आप अपनी सरकार बना सकते हैं। आप अगर कॉन्फिडेंस या मेजॉरिटी हासिल कर सकते हैं, मेजॉरिटी का सपोर्ट गेन कर सकते हैं, तो आप करिए। या फिर वो पूरी की पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली को ही डिसॉल्व कर सकते हैं कि असेंबली ही डिसॉल्व कर दी और नई इलेक्शंस होंगी। पहले क्या हुआ? सिर्फ सरकार डिसॉल्व हुई, एमएलएज वैसे के वैसे ही है, लेकिन उसके बाद या फिर वो पूरी की पूरी असेंबली को भी डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक डिस्क्रिशनरी पावर है किसके पास? हमारे जो
जिनको हम हमारे गवर्नर कहते हैं उनके पास। उसके बाद इन केस नो पॉलिटिकल पार्टी गॉट मेजॉरिटी दैट इज हंग असेंबली गवर्नर कैन अपॉइंट सीएम ऑफ हिज चॉइस। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो उस वक्त क्या होता है, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो उसको हम हंग असेंबली कहते हैं। तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में गवर्नर किसी भी इंसान को सीएम बना सकते हैं अपनी मर्जी का। तो मान लो क्या हुआ, गवर्नर सबसे पहले तो मान लो किसी के पास भी मेजॉरिटी नहीं है, बीजेपी के पास 39 सीट्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 40 सीट्स हैं, चाहिए कितनी थी 45 प्लस, ठीक है। किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है, मान लो कांग्रेस के पास जो है वो 15 सीट्स हैं, तो 39 सीट्स बीजेपी के पास हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 40 सीट्स हैं और 15 सीट्स किसके पास हैं, कांग्रेस के पास हैं। अब मेजॉरिटी किसी के पास नहीं है, तो यहां पे चीफ मिनिस्टर अपनी डिस्क्रेशन के अकॉर्डिंगली, सॉरी यहां पे गवर्नर अपनी डिस्क्रेशन के अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकते हैं। और हो सकता है कि वो बीजेपी को बुला लें कि आप अपनी मेजॉरिटी को प्रूफ कीजिए, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बुला लें कि आप अपनी मेजॉरिटी को प्रूफ कीजिए, और वो कांग्रेस को बुला लें कि आप अपनी मेजॉरिटी को प्रूफ कीजिए। तो यहां पे वो किसी को भी मौका दे सकते हैं कि, तो बीजेपी की 39 सीट्स ही थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की 40 सीट्स हैं, लेकिन वो बीजेपी को भी बुला सकते हैं कि अगर आप 45 प्लस कर सकते हैं, मतलब कांग्रेस का समर्थन अगर आप ले सकते हैं या इंडिपेंडेंट एमपीज का समर्थन ले सकते हैं, तो आप 45 प्लस कीजिए। तो यहाँ पे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ना बुला के बीजेपी को भी बुला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने बीजेपी को बुला लिया, तो ये वहाँ पे उनकी डिस्कशन है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में यही होता है कि जिसकी सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं, जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, उसी को बुलाया जाता है। तो ये एक डिस्क्रिशनरी पावर के अकॉर्डिंगली वो एक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ही कैन यूज हिज डिस्क्रिशनरी पावर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्यूटी इन केस ही होल्ड्स द एडिशनल चार्ज ऑफ द सेम। अब अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर है, राइट, लेफ्टिनेंट गवर्नर को अगर कोई एक अलग चीज का चार्ज दिया गया है, कोई एडिशनल किसी डिपार्टमेंट का चार्ज दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस वक्त वहां पे वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स का इस्तेमाल करता है, वहां पे वो अपने अकॉर्डिंगली काम करता है। तो यहां पे मैं जब डिस्क्रिशनरी पावर्स को डिस्कस कर रहा हूं तो यहां पे गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स तो डिस्कस हो ही रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी यही डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के केस में मान लो उसको यूनियन टेरिटरी का कोई एडिशनल चार्ज मिल गया है, किसी ऐसे डिपार्टमेंट का चार्ज मिल गया है, मतलब किसी एक नए डिपार्टमेंट का चार्ज मिल गया है, और उसके ऊपर वो उसकी पूरी डिस्कशन होगी। He can seek any information from CM regarding the working of administration or state or any department. गवर्नर जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है चीफ मिनिस्टर से, जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसकी फंक्शनिंग के रिगार्डिंग, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम कर रही है उसके रिलेटेड जो है कोई भी इंफॉर्मेशन चीफ मिनिस्टर से गवर्नर मांग सकता है, या किसी डिपार्टमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंगली जो है वो गवर्नर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो किससे मांग सकता है, चीफ मिनिस्टर से मांग सकता है। उसके बाद कुछ पावर्स आती हैं गवर्नर की एज ए चांसलर। अब हमने डिस्क्रिशनरी पावर्स डिस्कस कर ली है, अब हमारे पास एज ए चांसलर, क्योंकि गवर्नर जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चांसलर होता है सभी यूनिवर्सिटीज का स्टेट के अंदर, एक्सक्लूडिंग नेशनल या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो एक्स ऑफिशियो क्या होता है, मतलब कि एक्स ऑफिशियो मतलब पहले से, अपने आप से। तो गवर्नर क्या होता है, चांसलर होता है सारी की सारी यूनिवर्सिटीज का स्टेट के अंदर। स्टेट यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं उनका चांसलर कौन होता है, गवर्नर होता है। एक्स ऑफिशियो चांसलर होता है, मतलब कि बिना अपॉइंट किए हुए जैसे ही वो गवर्नर बनता है वो चांसलर भी बन जाता है स्टेट यूनिवर्सिटीज का। अब अगर मान लो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कोई नेशनल यूनिवर्सिटी है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका वो चांसलर नहीं है, उसका वो एक्स ऑफिशियो चांसलर नहीं है, उसका एक्स ऑफिशियो चांसलर कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। उसका चांसलर कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज का मतलब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मान लो जे.एंड.के के अंदर जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी हो गया, इसका एक्स ऑफिशियो चांसलर कौन होगा, गवर्नर होगा। मतलब जैसे ही गवर्नर बनता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का, तो वो जम्मू यूनिवर्सिटी का चांसलर भी बन जाएगा, और जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उनका वो चांसलर बन जाएगा, एक्सेप्ट नेशनल या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का वो एक्स ऑफिशियो चांसलर नहीं होता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू JNU सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, DU सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उनका वो एक्स ऑफिशियो चांसलर नहीं है। अब एज अ चांसलर उसके पास कुछ पावर्स हैं, जैसे कि द गवर्नर होल्ड्स द पावर टू अपॉइंट वाइस चांसलर्स ऑफ ऑल दिस यूनिवर्सिटीज। जितनी भी यूनिवर्सिटीज का, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज का वो चांसलर है, वो क्या कर सकता है, उन यूनिवर्सिटीज के अंदर वाइस चांसलर को भी अपॉइंट कर सकता है। लेकिन उसको वाइस चांसलर अपॉइंट करने के लिए जो है वो
चीफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंगली ही काम करना है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं स्टेट के, वो चीफ मिनिस्टर है, उनकी एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंगली ही काम करना है। तो ये कुछ एज अ चांसलर उसके पास पावर्स आती हैं, और डिस्क्रिशनरी पावर्स भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। इस तरीके से हमने पावर्स ऑफ गवर्नर यहाँ पे कंप्लीट तरीके से डिस्कस कर ली है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ द गवर्नर। सबसे पहले हम गवर्नर की पोजीशन को डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में, और उसके बाद हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नर की पोजीशन को डिस्कस करेंगे। क्या पोजीशन है जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नर की? जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर की पोजीशन को किस तरीके से डिफाइन करता है, और क्या कंट्रोवर्सीज हैं गवर्नर की पोजीशन के रिलेटेड, वो भी इसके अंदर कवर कर दिया जाएगा। तो वहाँ से आप मतलब ये सब कवर करते हुए आप इन्फेरेंस निकाल सकते हो दैट हाउ जो गवर्नर की पोजीशन है वो कंट्रोवर्शियल है। सेक्शन 92 जो है जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये कहता है, Section 92 of JNK Constitution provides that if governor is satisfied that the state machinery could not be run in accordance with the provisions of the Constitution, then he can proclaim governor's rule in the state. सेक्शन 92 ये कहता है जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का कि अगर जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट की मशीनरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली रन नहीं हो रही है, तो उस वक्त गवर्नर क्या कर सकता है, गवर्नर रूल को प्रोक्लेम कर सकता है, गवर्नर रूल को जो है वो इनिशिएट कर सकता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर। सिंपल कहने का मतलब यह है कि मान लो जम्मू एंड कश्मीर की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रही है, तो गवर्नर को अगर ऐसा लगता है, अगर गवर्नर सेटिस्फाई है कि जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट मशीनरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली रन नहीं हो रही है, तो उस वक्त गवर्नर क्या कर सकता है, गवर्नर रूल को प्रोक्लेम कर सकता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ड्यूरिंग सच प्रोक्लेमेशन the governor could assume all or any of the powers to himself otherwise vested in executive or legislative organs of the state। जैसे ही वो प्रोक्लेम करता है कि गवर्नर रूल लागू किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो उस वक्त क्या होता है, वो सारी की सारी पावर्स जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स के पास होती हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स के पास होती है, वो सारी की सारी पावर्स खुद ले सकता है। मतलब कि गवर्नर रूल के दौरान जो है, जो जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली की पावर्स हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर की पावर हैं, जो जम्मू कश्मीर के मिनिस्टर्स की पावर हैं, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, सारी की सारी पावर्स वो अपने पास ले सकता है। सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर्स जो है वो खुद अज्यूम कर सकता है, खुद ले सकता है, और खुद फिर वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को चलाएगा। लेकिन इस प्रोक्लेमेशन के लिए उसको प्रेसिडेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉन्करेंस भी चाहिए। उसको प्रेसिडेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछना पड़ेगा कि मैं गवर्नर रूल लागू कर रहा हूं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और ये जो गवर्नर रूल है ये 6 महीने से ज़्यादा सरपास नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको दोबारा से जो है वो दोबारा से प्रोक्लेम करना होगा आपको 6 महीने से आगे, अगर आगे आपको कंटिन्यू रखना है तो ये एक गवर्नर रूल की रूल मेंशन किया गया है सेक्शन 92 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब आपको ये समझना चाहिए कि गवर्नर रूल इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट रूल। गवर्नर रूल सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही लगता था। प्रेसिडेंट रूल पूरी जो अलग अलग स्टेट्स हैं पूरे हिंदुस्तान की, वहाँ पे लगता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हिमाचल प्रदेश में गवर्नर रूल लग सकता है? नहीं। क्या उत्तराखंड में गवर्नर रूल लग सकता है? नहीं। क्या यूपी में गवर्नर रूल लग सकता है? नहीं। जम्मू कश्मीर मात्र एक ऐसी स्टेट थी आर्टिकल 317 हटने से पहले जहां पे गवर्नर रूल लगता था। गवर्नर रूल के दौरान होता क्या है, गवर्नर रूल के दौरान ये होता है कि सारी की सारी जो पावर्स हैं, जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, वो गवर्नर के पास आ जाती हैं। गवर्नर अपने से वहां पे जो है वो स्टेट को चलाता है। फिर वहां पे प्रेसिडेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहता है। तो ये गवर्नर रूल होता है। वहीं दूसरी ओर प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, तो आर्टिकल 356 जो है वो प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। आर्टिकल 356 के अंदर क्या होता है, गवर्नर सिर्फ रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर, और जब प्रेसिडेंट रूल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर लग जाएगा तो सारी की सारी पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट के पास चली जाएंगी, सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएंगी, और प्रेसिडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फिर जम्मू एंड कश्मीर को रूल करेंगे। हो सकता है गवर्नर जो है उनके एजेंट की तरह फिर काम करता है, गवर्नमेंट जो गवर्नर है फिर उनके ऑफिसर की तरह काम करता है, और गवर्नर के थ्रू फिर रूल किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को। तो आर्टिकल 356 के अंडर, प्रेसिडेंट रूल के अंडर सारी की सारी पावर्स, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास आ जाती हैं, प्रेसिडेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती हैं। ये सारी स्टेट्स के अंदर होता है,
पूरे भारत के अंदर। लेकिन गवर्नर रूल जो कि स्पेसिफिकली जम्मू एंड कश्मीर के लिए था, उस वक्त जब गवर्नर रूल लगता है तो सारी की सारी पावर्स गवर्नर के पास आती हैं, ना कि प्रेसिडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ये आपको समझना है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैं पोजीशन की बात करूं गवर्नर की, तो सबसे पहले आपको आर्टिकल 356 समझना है। आर्टिकल 356 ये कहता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है वहां पे स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली रन नहीं हो रही है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो गया है स्टेट के अंडर, तो क्या होता है कि गवर्नर जो है, गवर्नर रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को गवर्नर वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए। मतलब कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रही है, अगर स्टेट मशीनरी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर अगर किसी स्टेट के अंदर आ गया है, तो गवर्नर रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट को गवर्नर रूल लगाने के लिए, वहां पे प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए, वहां पे नॉट गवर्नर रूल, प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए। और जब वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो उस वक्त क्या होता है, सारी की सारी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट के पास आ जाती हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती हैं। और प्रेसिडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उन पावर्स को कैसे एक्सरसाइज करते हैं, गवर्नर के थ्रू एक्सरसाइज करते हैं। ये समझ आ गया आपको। गवर्नर रूल जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लगता था, जो सेक्शन 92 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है, वहां पे आर्टिकल 356 का वहां पे कुछ लेना देना नहीं है। वहां पे गवर्नर क्या करेगा, गवर्नर को अगर लगता है कि यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली सरकार काम नहीं कर रही है, तो गवर्नर क्या कर सकता है, सारी की सारी पावर्स अपने आप पे ले लेता है, अपने पास ले लेता है। यहां पे प्रेसिडेंट के पास सारी पावर्स नहीं जाती हैं और गवर्नर फिर अपनी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली काम करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर मैं पोजीशन ऑफ गवर्नर को डिस्कस करूं, तो आपको सबसे पहले आर्टिकल 154 को समझना चाहिए। आर्टिकल 154 ये कहता है कि सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है स्टेट की, वो गवर्नर के अंदर वेस्ट की गई हैं और सारे के सारे डिसीजन जो है गवर्नर के नाम से लिए जाएंगे। गवर्नर उन एग्जीक्यूटिव पावर्स को अपने नीचे जो ऑफिसर्स हैं उनके थ्रू एक्सरसाइज करेगा। उसके बाद आर्टिकल 163 ये कहता है कि देयर शैल बी ऑलवेज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय Chief Minister to aid and advise Governor in exercise of his functions except in so far as he is required to exercise his functions in his discretion। तो यहाँ पे ये कहता है, आर्टिकल 163 ये कहता है कि यहाँ पे क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो कि चीफ मिनिस्टर जिनको हेड करेगा, जो कि गवर्नर को एड एंड एडवाइस देने का काम करेंगे। अपने फंक्शंस को परफॉर्म जब गवर्नर करेगा तो उस वक्त एड एंड एडवाइस कौन देगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर देंगे। लेकिन कभी कभी वो अपनी डिस्क्रिप्शन का भी इस्तेमाल कर सकता है। मतलब आर्टिकल 163 ये कह रहा है, 163 ये कह रहा है कि गवर्नर, देखो आर्टिकल 154 ये कह रहा है सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स गवर्नर के पास हैं। गवर्नर सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल करेगा, अपने नीचे जो ऑफिसर्स उसके नीचे अपॉइंट किए गए हैं उनका इस्तेमाल करके सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स उसके पास है, सारे के सारे डिसीजंस, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस उसके नाम से लिए जाएंगे। आर्टिकल 163 ये कहता है कि हाँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स गवर्नर के पास हैं, लेकिन वो कैसे इस्तेमाल करनी है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बताएगा। लेकिन कभी कभी आर्टिकल 163 ये भी कहता है कि कभी कभी जब उसको अपनी डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करना हो, डिस्क्रिशनरी पावर्स का इस्तेमाल करना हो, तब वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। फिर उसको चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह मानने की जरूरत नहीं है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन यहां पे भी क्लियर होती है किसकी, गवर्नर की। यहां पे हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट से डिफरेंट है। प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग जो है वो डायरेक्ट उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स को मेंशन नहीं किया गया है, और जो हमारा गवर्नर है उसके रिलेटेड उसकी पोस्ट काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है। आर्टिकल 356 का बार बार मिसयूज होता है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 8 बार अब तक जो है वो गवर्नर रूल लग चुका है। 2018 में हम देखते हैं कि पहले यहाँ पे गवर्नर रूल लगा और फिर प्रेसिडेंट रूल लग गया, आर्टिकल 370 भी यहाँ पे हट गया। तो ये जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल पोजीशन है गवर्नर की। और जैसे 2 कमीशंस बनाए गए थे, सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन। इन 2 कमीशनों ने काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस दी गवर्नर की पोजीशन को लेके। गवर्नर के लिए काफ़ी रिकमेंडेशंस दी कि उसका अपोलिटिकल कैरेक्टर होना चाहिए, वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं होना चाहिए, जिस स्टेट के अंदर उसको अपॉइंट किया जा रहा है उस स्टेट का वो रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। कई सारी रिकमेंडेशंस दी गई थी ताकि प्रेसिडेंट की जो कंट्रोवर्शियल पोजीशन है इसके अंदर रिफॉर्म्स लाई जा सकें। बट अभी भी सिचुएशन वास्ट है और अभी भी गवर्नर की पोजीशन को काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है। तो इस तरीके से हम पोजीशन ऑफ गवर्नर को भी डिस्कस करेंगे। आइए अब हम डिस्कस करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को। लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स क्या हैं, उसकी पोजीशन क्या है। ऑलमोस्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर के सारे एरियाज हमने पहले ही कवर कर लिए हैं, उसकी पावर्स भी डिस्कस हो गई हैं, लेकिन फिर से मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आपको देता हूं। तो जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 2019 का, उसने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को
जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट हुआ करती थी, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पहले गवर्नर हुआ करता था। जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया, तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये जो 2 यूनियन टेरिटरीज थी, यहाँ पे 2 लेफ्टिनेंट गवर्नर्स अपॉइंट किए गए, यहाँ पे 2 एलजीज अपॉइंट किए गए। जम्मू एंड कश्मीर का अलग एलजी था, लद्दाख का अलग एलजी था। पहले गवर्नर होता था, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। एलजी जो है वो एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उसको अपॉइंट किया गया। मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था उसको एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरह अपॉइंट किया गया। मतलब वो एग्जीक्यूटिव हेड भी है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी है। वो एग्जीक्यूटिव पावर्स को भी एक्सरसाइज करेगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को एक्सरसाइज करेगा। ऑल द पावर्स इंजॉयड बाय गवर्नर आर आल्सो इंजॉयड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। जितनी भी पावर्स हमने डिस्कस की, चाहे वो एग्जीक्यूटिव पावर्स थी, चाहे वो फाइनेंशियल पावर्स थी, चाहे वो जुडिशियल पावर्स थी, चाहे वो क्या बोलते हैं चांसलर, एज ए चांसलर पावर थी, चाहे वो डिस्क्रिशनरी पावर्स थी, सारी की सारी पावर्स जो गवर्नर इंजॉय करता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इंजॉय करता है। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी ज्यादा पावर्स इंजॉय करता है, जैसे कि लैंड के डोमेन में, लॉ एंड ऑर्डर के डोमेन में, पुलिस के डोमेन में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उसकी एडवाइस प्रिवेल करती है, उसकी पावर्स जो है ज़्यादा है। मतलब कि चीफ मिनिस्टर अगर कोई एडवाइस दे रहा है लैंड, लॉ एंड ऑर्डर या पुलिस के डोमेन में, तो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं मानेगा या फिर नहीं भी मान सकता है। तो यहाँ पे लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के केस में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो पावर्स हैं वो प्रिवेल करती हैं, उसके डिसीजन प्रिवेल करते हैं। उसी के साथ साथ 5 मेंबर्स को अपॉइंट करने की जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली के अंदर जो है वो पावर किसके पास है? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, जो कि गवर्नर के पास पहले नहीं हुआ करती थी। तो अभी जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 5 लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है। ये पावर किसके पास है? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। ये क्या पहले गवर्नर के पास हुआ करती थी? नहीं हुआ करती थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी गवर्नर की तरह प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब सेंटर के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस के अकॉर्डिंगली गवर्नर को अपॉइंट करती है। इसलिए जो गवर्नर है वो एजेंट ऑफ सेंटर की तरह काम करता है, एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह काम करता है। अक्सर हम देखते हैं कि जो गवर्नर अपॉइंट किया जाता है स्टेट के अंदर, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का, मतलब जो सेंटर के अंदर पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है उसका कोई खास जो है वो लीडर है या फिर कोई रिटायर्ड पॉलिटिशियन है या उनका कोई खास आदमी है, तो वो उनके लिए ही काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पे प्रेसिडेंट की गवर्नर की जो पोजीशन है उसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जो गवर्नर अपॉइंट किया जाता है वो रूलिंग पार्टी जो होती है सेंटर में उसका खास होता है, और रूलिंग पार्टी सेंटर की है जो उसके लिए काम करता है। इन यूटी यूनियन टेरिटरी की अगर मैं बात करूँ तो चीफ मिनिस्टर के पास रिस्ट्रिक्टेड पावर्स होती हैं, लेस पावर्स होती हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास अल्टीमेट पावर्स होती हैं। इसीलिए हमें टसल देखने को मिलता है चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच। जैसे दिल्ली की आप बात कर लीजिए, जैसे आप जेएंडके की बात कर लीजिए। जेएंडके के अंदर अभी मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला के बीच टसल चल रहा था। अभी जो रिसेंटली वो जो ट्रांसफर्स हुई जो आईएएस और केपीएस और केएस ऑफिसर्स थे उनकी, तो उसके लेटर जो है टसल चल रहा था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा के बीच। दिल्ली के अंदर हम देखते हैं कि टसल चल रहा होता है दिल्ली के एलजी और दिल्ली के सीएम के बीच। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो गवर्नर है और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो गवर्नर की पावर्स हैं और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स हैं वो सेम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स हालांकि ज़्यादा हैं गवर्नर से, जैसे कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के डोमेन में उसकी ज़्यादा पावर्स हैं। किसकी? लेफ्टिनेंट गवर्नर की। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, मतलब कि अगर स्टेट के अंदर जहाँ पे गवर्नर होगा वहाँ पे लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के डोमेन में जो चीफ मिनिस्टर कहेगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहेंगे वही गवर्नर को करना है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के केस में सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर पुलिस, लैंड और ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस और लैंड के केस में अगर ये एडवाइस दे रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को, तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। उसी के साथ साथ और कई सारी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, जैसे 5 मेंबर्स को वो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अपॉइंट कर सकता है। तो उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जो कि एजेंट ऑफ सेंटर की तरह भी काम करता है वो, और कंट्रोवर्सी भी काफ़ी है प्रेसिडेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर के रिलेटेड जो है वो इंडिया के अंदर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर हैं उनकी पावर्स और पोजीशन को डिस्कस कर देते हैं। बहुत लंबा लेक्चर हो गया आई थिंक, बट आई थिंक इट वाज वर्थ इट। अगर आपने ये लेक्चर पूरा देखा होगा तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और अभी
तक जो मेरी वीडियो लास्ट तक देख रहा है, हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज मैं पूरी तरीके से थक गया था। मेरे अंदर मतलब कुछ मैं इतना फैटीग हो गया। तो अगर आप अभी तक इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आई जस्ट वांट टू से हैट्स ऑफ टू यू ब्रो और सिस और वॉट एवर यू आर। थैंक यू, बाय, टेक केयर।